लीनियर मैग्निफिकेशन बेसिकली होता है इट्स द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। कल वाले डायग्राम्स थोड़े से अपने आप को खोल के देखने पड़ेंगे जो मैं करूंगा, दोनों केसेस, रियल इमेज का भी वर्चुअल इमेज का भी। कल हमने जब रियल इमेज वाला केस याद है कौन सा किया था हमने, ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड सी वाला किया था क्लास में। मैं उसका डायग्राम जल्दी से बना दूं फिर। बियॉन्ड सी वाला किया था, तो बियॉन्ड सी वाला डायग्राम अगर हम बनाएं, ये प्रिंसिपल एक्सेस है। इसकी हेडिंग क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। नई हेडिंग नहीं है, वो मिरर फॉर्मूला में ही करना है। सो ऑब्जेक्ट को मैंने अगर मान लो प्लेस किया इधर ए बी, हमने इसकी इमेज इधर बनाई थी, दिस वाज ए डैश बी डैश। इमेज का डिस्टेंस था -v, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था -u, और एक कंडीशन हमने कल ड्राइव की थी, ए डैश बी डैश, इसको शायद नंबर इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, ए डैश पी अपॉन ए पी। फर्स्ट इक्वेशन यही आई थी ना कल के डेरिवेशन में। सेकंड, फर्स्ट लीनियर मैग्निफिकेशन जो होती है दैट इज बेसिकली रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इस केस में इमेज का साइज अगर मैं लेता हूँ h1 ऑब्जेक्ट का, तो इमेज का साइज h2 या -h2? -h2। -h2। इमेज का डिस्टेंस जो है, हाइट जो है, दैट इज -h2, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज है। मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब m इज इक्वल्स टू a dash b dash upon ab. Also, a dash b dash upon ab is equals to a dash p upon ap. तो मैं मैग्निफिकेशन को ऐसे लिख सकता हूं, -h2 by h1 is equal to -v by -u, यस। है ना। और दूसरा जो किया था, अभी लिख लेते हैं इसको, पहले सिर्फ डायग्राम समझ लो। दूसरा केस हमने किया था जहां पे वर्चुअल इमेज बनाई थी। वर्चुअल इमेज को ऑब्जेक्ट के इधर प्लेस किया था बिटवीन एफ एंड पी के बीच में। ये अगर मेरे पास फोकस था, ये सी था, ऑब्जेक्ट इज प्लेस समवेयर ओवर हियर। एक हमने सी से रे बनाई थी विच गोज अनडेविएटेड, और हमने इमेज बनाई थी यहाँ पे ए डैश बी डैश। इस केस में ए डैश बी डैश इज h2 ab is h1। यही फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करूं तो मैग्निफिकेशन क्या आएगी, h2 by h1 is a dash p कितना है, प्लस v by माइनस u। अब ये मैग्निफिकेशन याद रखना, दिस इज जनरली रेफर्ड एज ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन मींस perpendicular to principal axis। object perpendicular to principal axis पड़ा है, but if object is placed along principal axis तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी, if object is placed along principal axis। जैसे मैं आपसे बोलूं से मेरे पास
ये अगर मिरर है ये एफ ये सी ये ऑब्जेक्ट पड़ा अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस ये ऑब्जेक्ट है मेरा इसकी इमेज किधर बनेगी यहाँ पे कहीं पे ए की इमेज कहाँ बनेगी 1 पे या 2 पे 1. 2 पे 2 पे इन दोनों की साइज की रेशो कैसे निकालूं बिकॉज मैग्निफिकेशन इज साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इधर तो डायग्राम से क्लियर था और हमारे पास फॉर्मूलाज भी थे कि साइज ऑफ इमेज मतलब ए डैश बी डैश साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी यहाँ पे भी यही किया साइज ऑफ इमेज ए डैश बी डैश साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी और हमने कल फॉर्मूला ड्राइव किया था दैट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इज ए डैश पी अपॉन ए पी तो वहां से निकाल लिया इधर कैसे निकाल सकते हो बिकॉज इसमें डिफरेंस क्या आ गया वो तो फॉर्मूला हमारा आ रहा था v बाई यू या माइनस v बाई यू यहाँ पे v और u फिक्स्ड है हर पॉइंट के लिए u अलग अलग है अलग अलग. तो यहाँ मैग्निफिकेशन कैसे निकालूं फिर मैं अगर ऑब्जेक्ट के एक एंड का डिस्टेंस मान लेता हूं u तो स्मॉल ऑब्जेक्ट में दूसरे एंड का डिस्टेंस ले सकता हूँ u प्लस डी यू फिर डी यू इसमें क्या हो गया Length of object. लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट सिमिलरली इमेज के अगर एक एंड का डिस्टेंस v है दूसरे एंड का डिस्टेंस v माइनस डी वी तो साइज ऑफ इमेज कितनी हो गई dv. साइज dv तो मैग्निफिकेशन मतलब dv बाय du साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट साइज ऑफ इमेज ओवर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 1 by v plus 1 by u is 1 by f du is size of object dv is size of image तो इसको डिफरेंशिएट कर देगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या आएगा एंड 1 by f की डिफरेंशिएशन m अगर उसको लिखा है इसको ऐसे लिख लो अगर अभी ये आएगी मैग्निफिकेशन सो ज्यादा मैग्निफिकेशन कब है ट्रांसवर्स या एक्सियल ट्रांसवर्स में थी माइनस वी बाई यू एक्सियल में है माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर सो ज्यादा मैग्निफिकेशन कब है यार मैथ्स बेसिक आता है माइनस वी बाई यू या वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो तो वी बाई यू की वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना अगर वी बाई यू की वैल्यू लेस देन 1 है तो फिर वी बाई यू ज्यादा होगा या वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर ज्यादा होगा v by u. E by U. वी बाई यू बिकॉज मान लो अगर वी बाई यू हाफ है तो उसका स्क्वायर 1/4 हो जाएगा अगर मैं आपको बोलूं मेरे पास एक मिरर है और मैंने जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया मैंने प्लेस किया से along the principal axis but say अगर मेरे पास principal axis है ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे प्लेस किया कि plane of the object is perpendicular to principal axis इसकी एरियल मैग्निफिकेशन क्या होगी एरियल मैग्निफिकेशन मतलब इमेज एरिया अपॉन ऑब्जेक्ट एरिया image area upon object area small object is placed with its plane perpendicular to principal axis इसकी दोनों साइड्स प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर हैं Perpendicular. तो ये साइड भी m टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी ये भी m टाइम्स मैग्नीफाई हो जाएगी
तो एरियल मैग्निफिकेशन कितनी हो गई? m square. m स्क्वायर, बिकॉज दोनों साइड m टाइम्स मैग्नीफाई हो रही है ना, m इज माइनस v बाई यू। भाई अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं, अगर ये प्रिंसिपल एक्सेस है और मैं ऑब्जेक्ट को ऐसे प्लेस कर देता, तो इसमें अब एक साइड परपेंडिकुलर है और दूसरी साइड Parallel. पैरेलल हो गई। ये साइड अलोंग द एक्सेस हो गई और ये साइड परपेंडिकुलर टू एक्सेस हो गई। तो ये तो m टाइम्स मैग्नीफाई हुई, ये कितनी मैग्नीफाई हुई? Root m. अलोंग द एक्सेस m स्क्वायर, तो टोटल मैग्निफिकेशन कितनी? एरियल मैग्निफिकेशन m cube. m क्यूब। अगर मैं क्यूबॉइड रख देता अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस को, क्यूबॉइड मान लो, इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होगी? वॉल्यूम मैग्निफिकेशन। कौन, कितनी साइड्स परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है, कितनी साइड्स पैरेलल है? दो परपेंडिकुलर एक पैरेलल. तो परपेंडिकुलर साइड्स m टाइम्स मैग्नीफाई होती हैं और पैरेलल वाली m स्क्वायर होती है। तो मतलब अगर मैं बोलूं लेंथ और ब्रेड्थ m टाइम्स मैग्नीफाई हो गई, डेप्थ m स्क्वायर टाइम्स हो गई, तो वॉल्यूम m raised to power 4. m रेज टू पावर 4। तो हमारे बुक के अंदर ना सिर्फ m तक ही दिया होता है, बट बाकी आपको खुद सोच के करने पड़ेंगे फिर जब एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ जाएंगे कि एरिया कैसे प्लेस्ड है, वो आपको देखना पड़ेगा कि उन्होंने अलोंग द एक्सिस प्लेन को रखा है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस प्लेन को रखा है, या उन्होंने वॉल्यूम मैग्निफिकेशन पूछी है। ठीक है, फर्स्ट राइट लीनियर मैग्निफिकेशन। डायग्राम आपने बनाए हुए हैं कल, इसलिए वो बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली राइट लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन, it is the ratio of, it is the ratio of size of image to the size of object. So you can write it's the ratio of size of image to the size of object. A part लिख लो for real image. For real image bracket में concave mirror. For real image and bracket में concave mirror. If AB is the size of object, AB के साथ bracket में H1. If AB is the size of object and A dash B dash, A dash B dash के साथ bracket में minus H2. If AB is the size of object and A dash B dash is the size of image, then magnification is m is equals to, फिर ये तीनों स्टेप लिख लो, m is equal to a dash b dash upon ab, एंड उसके आगे अगर आगे लिखना है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख लेना। कल शायद ये इक्वेशन 1 ही थी हमारी, मेरा फॉर्मूला जब ड्राइव कर रहे थे। तो तीनों स्टेप लिख लो। And then you write for virtual image. For virtual image, magnification m is, for virtual image, magnification m is
It's plus v by minus u. Plus v by minus u. Next to write longitudinal magnification or axial magnification. Longitudinal magnification or axial magnification. If object is placed along principal axis, then if du is the size of object and dv is the size of image, formed along the principal axis, du is the size of object and dv is the size of image formed along principal axis, then magnification is ml is equals to dv by du. Also, according to mirror formula, so longitudinal magnification is minus v square by u square. इसके आगे पॉइंट्स लिख लो जो भी लिखाए थे, नोट में लिख लो उसको. Write a note below this. Write a note below this. First is सर इसकी फिगर नहीं बनानी लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन की. जरूरत नहीं है, समझ में आ गया तो चल जाएगा, बनानी बना सकते हो बट अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड. Second, write if a two-dimensional body is placed on the principal axis in such a way that two-dimensional body is placed on the principal axis in such a way that its plane is perpendicular to the principal axis, such that its plane is perpendicular to the principal axis, then both length and breadth are magnified m times. सर देन बोथ लेंथ के बाद क्या बोला था? Length and breadth are magnified m times, and areal magnification will be m square. Areal magnification will be m square. Areal magnification will be m square. Similarly, if plane lies along principal axis, second point mein likh lo, similarly if plane lies along principal axis, then side which is perpendicular to the principal axis has magnification m. So ये रिपीट करना. If plane is placed along principal axis, then side which is perpendicular to the principal axis has magnification m,
and the side along principal axis has magnification m square. Therefore, area is magnified m cube times. Area is magnified m cube times. Area is magnified m cube times. Next point. If a cube or cuboid is placed on the principal axis, then volume magnification will be m raised to power 4. Then volume magnification will be m raised to power 4. केस के Volume बाद क्या बोला था? Cube or if a cube or cuboid are placed, is placed along principal axis, then volume magnification is m raised to power 4. Volume magnification is m raised to power 4. Next is relation between object and image velocity. Relation between object and image velocity. If U and V denotes distance of point object and point image, relative to the mirror, then du by dt is the velocity of object relative to the mirror, and dv by dt सर रिपीट कर दो एक बारी ऑब्जेक्ट du by dt is the velocity of object relative to the mirror, and dv by dt is velocity of image relative to the mirror. dv by dt is velocity of image relative to the mirror. According to mirror formula. और f constant है तो 1 by f की differentiation 0. So you can say dv by dt is, and अभी मैं सिर्फ along principal axis ले रहा हूँ velocities. आगे जाके जब थोड़ा advanced level पे पहुंच जाएंगे, we will start doing bodies moving at some angle, maybe point object नहीं है, transverse अलग है, दो velocity के component along axis and perpendicular to axis. अभी बिल्कुल सिंपल वाला केस है, velocity of image relative to mirror and इसमें जो velocities ले रहे हैं that is along principal axis. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, parallel to principal axis is minus v square by u square और वेक्टर रिलेशन होता है.
क्लियर है यहाँ तक? सर मैं लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का डायग्राम समझा दो। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन का डायग्राम। क्या नहीं आया समझ, बताओ। सर इसमें जैसे ए पास है तो फिर मिरर के तो फिर बेसिकली ये कंसेप्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर आएगी, तो जैसे जैसे पास जाता जाएगा इमेज भी पास आती जाएगी ना, तो ए की इमेज पास बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बी की इमेज दूर बनेगी, ओके सर। बिकॉज दोनों एक दूसरे को अप्रोच करते हैं ना, फिर सी पे मिल जाते हैं। जब ए सी पे आ जाएगा तो ए डैश भी सी पे आ जाएगा, कि ऑब्जेक्ट अगर सी पे हो तो इमेज भी सी पे बनती है। समझ आ गया सर, थैंक यू सर। मैंने इसीलिए कहा था वो 9th वाली बुक में से 10th वाली बुक में है नहीं डायग्राम, वो आईसीएससी की बुक में तो होते हैं। वो कौन सी बुक लगती है आईसीएससी में? सेलेना और समथिंग, कौन सी बुक होती है आईसीएससी में? बिकॉज मैंने आईसीएससी की बुक में तो देखे थे बने हुए डायग्राम। सर सीबीएसई में भी। सर लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन तो टॉपिक ही नहीं था। नहीं, मैग्निफिकेशन नहीं था, डायग्राम कि ऑब्जेक्ट कहाँ हो तो इमेज किधर बनती है। वो तो थे सर, वो तो थे। सो नेक्स्ट लिखो एक न्यूमेरिकल। A thin rod of length f by 3. A thin rod of length f by 3 is lying along principal axis. A thin rod of length f by 3 is lying along principal axis of a concave mirror of focal length f. Of a concave mirror of focal length f. Image is real. Image is real. Magnified and inverted. Real, magnified and inverted. And one of the end of rod coincides with its image. One of the ends of the rod coincides with its image. Find length of image. क्वेश्चन समझ में आया? पहली बात, इसमें हम ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, दो तीन चीजों का आप ध्यान रखना जो मैं बताने लगा हूं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला अभी हमने क्या डिराइव किया था? V square by U square। बी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, तो उसको हम यूज नहीं करेंगे। रीजन बीइंग उस फॉर्मूला के साथ लिख लो that is applicable only if size of object and image is small, because dv by du लिया and dv always signifies small size as compared to u, du is negligibly small। वो फॉर्मूला सिर्फ तभी लगेगा अगर आपको दिया होगा कि ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, और नॉर्मली दिया होगा न्यूमेरिकल्स में। इसमें नहीं दिया, इसमें दिया है कि ऑब्जेक्ट का जो साइज है दैट इज f/3। पहली कंडीशन तो कि वो फॉर्मूला नहीं लगना, बिकॉज दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑब्जेक्ट्स हुज साइज इज स्मॉल एज कंपेयर टू फोकल लेंथ और यू। तो इसमें साइज ऑफ ऑब्जेक्ट नेग्लिजिबली स्मॉल नहीं है। सेकंड, अब इमेज कैसी दी है? इमेज इमेज रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड। कनकेव में मैग्निफाइड इमेज कब बनाता है? When object is placed between C and F. Because अगर beyond C पड़ा होगा तो image form will be diminished in size. तो हमें जो दिया कि मैग्निफाइड इमेज है, उससे मेरे को ये पता चल गया कि ऑब्जेक्ट जो फोकल है जिसका साइज f/3 दिया है वो C और F के बीच में प्लेस्ड है, तभी मैग्निफाइड इमेज बनेगी। फिर कब वन एंड ऑफ ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद इमेज, मतलब एक एंड C पे होगा और इमेज भी C पे बनेगी। तो इसमें अगर मैं रे डायग्राम बनाऊं जो हमें कंडीशंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली,
तो हमारे को बेसिकली ये दिया है कि यू हैव अ कनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये एफ, ये सी। हमें बिकॉज दिया है कि मैग्निफाइड इमेज बननी है और इन्वर्टेड बननी है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो ये है। और इसकी लेंथ f/3 है, और इसकी इमेज जो बनेगी वो यहां बनेगी। a', b', इतना समझ आया जो मैंने किया है? इतना क्लियर है सबको? ये समझ में आया कि मैंने ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में क्यों रखा है? क्योंकि हमें दिया मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड इमेज तभी बनती है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ। फिर कहा ऑब्जेक्ट और इमेज का एक एंड कोइंसाइड कर रहा है, वो तभी करेगा अगर एक एंड सी पे प्लेस्ड है। तो ए को मैंने अगर रखा तो उसकी इमेज भी a' वही बन गई सी पे, बी की इमेज b' पे बन गई। ये लेंथ f/3 है। मेरे को बताना ये डिस्टेंस कितना था सी से लेके पोल तक? 2f। साइन कन्वेंशन, -2 तो बी का डिस्टेंस कितना हो गया? -2f माइनस है -2f इसको अगर मैं लिख दूं से मान लो -ub, तो ub कितना है? मतलब 5f/3। ये डिस्टेंस 5f/3 आएगा। ए का डिस्टेंस तो मेरे को पता था 2f है, उसकी इमेज भी पता है a'। बी की इमेज अगर b' पे बनी, मेरे को u भी पता है, तो मेरे को बेसिकली यही निकालना है vb कितना है। अगर मैंने vb निकाल लिया तो साइज ऑफ इमेज कितना होगा? ये डिस्टेंस मेरे को पता है, सी से पी भी पता है, तो इमेज का साइज कितना हो जाएगा? वीबी पहले बताओ, वीबी 2f से ज्यादा आएगा या कम मैग्नीट्यूड में? ज्यादा ज्यादा आएगा। मान लो अगर ये आ जाता 2.3f, तो फिर साइज ऑफ इमेज कितना हो गया? 0.3 0.3f। ये 2.4f आ गया तो 0.4f, 2.5f आ गया तो 0.5f। तो मेरे को यूबी तो पता ही है, यूबी इज -5f/3 है, यूबी इज 5f/3 माइनस यूबी लेंगे तो माइनस आ जाएगा। वीबी निकाल लो, वीबी पता चल गया तो साइज ऑफ इमेज पता चल गई। हमें यही बोला था, फाइंड द साइज ऑफ इमेज। पर सब कुछ डायरेक्ट नहीं दिया, पर आपकी ऑप्टिक्स की नॉलेज चेक कर ली कि उन्होंने जब कहा कि इमेज और ऑब्जेक्ट कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब एक एंड सी पे दे दिया, इनडायरेक्टली दिया, डायरेक्ट नहीं लिखा। मैग्नीफाइड दिया, इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है हमेशा सी और एफ के बीच में प्लेस्ड है। क्लियर सबको कैसे करना है? yes sir. किसी को डाउट है तो पूछो। सो राइट द कंसेप्ट फर्स्ट। as it is given that as it is given that one end of object and image coincides, as it is given that one end of object and image coincides, therefore as it is given that one end of object and image coincides, therefore one end is always at C, one end of object is always at center of curvature. Moreover, as the image formed is magnified and inverted, image formed is magnified and inverted, therefore image formed is magnified and inverted, therefore
Object must be placed between C and F. Object must be placed between C and F as shown in the figure. As shown in the figure. One end is at a distance of 2f and its image is also at 2f. For other end, the distance of object is ub such that ub is equals to 5f by 3. कर दो इसको सॉल्व, vb निकालो एंड फाइंड द आंसर. हमें ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता है -5f/3 है. फोकल लेंथ बताओ, पॉजिटिव लेनी है नेगेटिव लेनी है? नेगेटिव। नेगेटिव. जब हमने 1/v प्लस 1/u 1/f में पुट करना है, v के साथ साइन कन्वेंशन लेनी है या नहीं लेनी है? नहीं लेनी। अननोन के साथ मैंने बोला था नहीं लेनी, तो v को v रहने देंगे, u को -5f/3 और फोकल लेंथ को -f. तो v भी निकालो कितना आता है. v भी कितना आया? -5f/2। -5f/2. तो फिर साइज ऑफ इमेज कितना हो गया? 2.5f आ गया ना, -2.5f. पॉइंट f Point f. 0.5f। पॉइंट f/2 हो गया. साइज ऑफ इमेज इज f/2. ऑब्जेक्ट का साइज f/3 था, इमेज का साइज f/2. नेक्स्ट टू राइट. हो गया सबका, ये आंसर आ गया f/2. vb की वैल्यू -5f/2. vb की वैल्यू -5f/2. सो -2.5f. तो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया f/2 सिर्फ. साइज ऑफ इमेज. सो उसके कैलकुलेशन में सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे ना, मतलब जब vb -2f करेंगे। हाँ, जब साइज ऑफ इमेज बताना है सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है कितना है, कि ऑब्जेक्ट f/3 का है तो इमेज f/2 की है. Next to right. Draw graph between 1/u versus 1/v for a concave mirror. Draw graph between 1/u versus 1/v for a concave mirror. बेसिकली मैं अगर y एक्सिस पे लेता हूँ 1/v, तो इसी का ग्राफ बनाना है बस. y plus x is equals to c का. तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होनी चाहिए, स्लोप -1 होनी चाहिए, बिकॉज दिस मीन्स दैट
माइनस एक्स प्लस सी। ना तो ग्राफ बनाओ कैसा बनेगा। जब 1/v 0 है तो 1/u की वैल्यू कितनी होगी? 1/f 1/f या -1/f? कनकेव मिरर के लिए बनाना है। -1/f -1/f। जब 1/v 0 है मतलब जब y 0 है तो x की वैल्यू -1/f। अच्छा अगर 1/u 0 है तो 1/v की वैल्यू -1/f ये पॉइंट हो गया। अगर 1/u 0 है ये पॉइंट हो गया अगर 1/v 0 है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो बेसिकली ये बन गया। सर ये अगर -1/2f होगा तो ये भी -1/2f होगा। क्लियर है सबको ये कैसे बना? देखो किसी को डाउट है तो। नेगेटिव स्लोप बनानी थी, 45 डिग्री का एंगल बनाना था। सो ये एंगल हमेशा 45 ही होगा बिकॉज स्लोप -1 है। स्लोप -1 है, 1/u 0 है तो 1/v की वैल्यू -1/f। अगर 1/v 0 है तो 1/u की वैल्यू -1/f क्योंकि कनकेव मिरर है। क्लियर सबको? अगर मैं इसी में बोलता v और u का ग्राफ बनाओ कनकेव मिरर के लिए, ड्रॉ ग्राफ ऑफ v वर्सेस u। क्वेश्चन ने नहीं पूछा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि v वर्सेस u का ग्राफ बनाओ। v वर्सेस u का ग्राफ। सर इसमें हम इक्वेशन में साइन कन्वेंशन यूज करेंगे ना, मतलब हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो पॉइंट्स अगर मैं मार्क करूं, बिकॉज ऑब्जेक्ट हमने रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाना होता है, मतलब u तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, है ना। ये पॉइंट हो गया, इसको मैंने अगर बोला से ये पोल हो गया, ये यहाँ पे u 0 है, ये f, ये 2f और ये बियॉन्ड 2f। सबसे पहले एक बेसिक चीज, कनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है? एफ एंड पी के बीच में। बिटवीन f और p के बीच में। मतलब f और p के बीच में जब u का डिस्टेंस f और p के बीच में होगा, मतलब यहाँ पे कहीं पे u होगा तो v की वैल्यू पॉजिटिव होगी। मैं अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूं, इस रीजन में v पॉजिटिव होगा, और अगर u की वैल्यू f से ज्यादा है तो v नेगेटिव होगा। जब ऑब्जेक्ट -2f पे है तो इमेज कहां पे है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर -2f है तो इमेज का डिस्टेंस क्या होगा? 2f मतलब ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस -2f है तो इमेज का डिस्टेंस भी -2f ही होगा। मतलब एक तो ये पॉइंट से पास करेगा हमारा ग्राफ हमेशा। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज क्या बनती है?
इन्फिनिटी। इंफिनिटी। मतलब जब u की वैल्यू -f है तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? u की वैल्यू अगर -f है तो v कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो वो इन्फिनिटी मतलब ऐसे नीचे कहीं पॉइंट बना देंगे हम। तो ग्राफ अब कैसा बनाए, शेप कैसी बनाए इसकी? अच्छा, अगर u की वैल्यू 2f से ज्यादा है, मतलब बियॉन्ड c बड़ा है, तो इमेज का डिस्टेंस कितना होता है? सर एफ अगर u की वैल्यू 2f से ज्यादा है बिटवीन 2f एंड f। तो इमेज का डिस्टेंस f और 2f के बीच में। मतलब ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे कहीं पे है तो इमेज किधर बन रही है? f और 2f के बीच में, यहाँ पे कहीं पे। जब ऑब्जेक्ट 2f पे, सॉरी f और 2f यहाँ पे, जब वो 2f पे है तो 2f पे इमेज है, जब वो फोकस पे आ गया तो इन्फिनिटी पे। तो ग्राफ कैसा बना दूं मैं? यहां से पास करना चाहिए ग्राफ, इस पॉइंट से, बिकॉज दिस पॉइंट रिप्रेजेंट c। ध्यान से देखना है, समझ आ रहा है? यही बनेगा। यस यस सर। ऑब्जेक्ट अगर पोल पे हो तो इमेज किधर बनती है? ऑब्जेक्ट अगर पोल पे हो तो इमेज किधर बनेगी? प्लस इन्फिनिटी। पोल पे ही बनेगी। ये ग्राफ है कि ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में है तो ये जो है, दिस इज वर्चुअल इमेज, v पॉजिटिव है। f पे जाके फोकस इन्फिनिटी पे चलेगी, माइनस इन्फिनिटी पे। 2f पे है तो 2f पे, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f है तो इमेज का डिस्टेंस f और 2f के बीच में लाई कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है ये f और 2f के बीच में लाई कर रहा है। तो ये ग्राफ है। देखो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एंड दिस इज जस्ट फॉर कंपटीशन। स्कूल में नहीं पूछते ऐसे वाले ग्राफ। ये पूछ सकते हैं ऊपर 1/v 1/u वाला। u और v का ग्राफ स्कूल में नहीं पूछते। ये रियल इमेज वाला रीजन है, बिकॉज इस पूरे रीजन में v नेगेटिव है, इस पूरे रीजन में v पॉजिटिव है, जहां वर्चुअल इमेज शो की है। सर एक बार जो F और 2F में जो बनी थी इमेज, वो एक बार एक्सप्लेन करो। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बियॉन्ड 2f है, मतलब अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे कहीं पे है इधर, तो इमेज हमेशा f और 2f के बीच में बनेगी। मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इधर होगा तो इमेज इन दोनों के बीच में बनेगी। बियॉन्ड सर वो c हो तो बिटवीन f एंड c होती है, c पे हो तो c पे इमेज आ जाती है, c और f के बीच में हो तो बियॉन्ड 2f चली जाती है इमेज। ठीक है सर, समझ आ गया। अगर मैंने यही ग्राफ कन्वेक्स के लिए बनाना होता, u और v का ग्राफ कन्वेक्स के लिए, तो कौन से क्वाड्रेंट में बनता? सेकंड। सेकेंड, बिकॉज u हमेशा नेगेटिव और v हमेशा पॉजिटिव। पॉजिटिव। ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेजेस। वो ग्राफ आसान बनना था। तो आप यही ग्राफ कन्वेक्स मिरर के लिए बना के देखना कैसा बनेगा। बेसिक कंडीशंस याद रखना सारी। यही ग्राफ कन्वेक्स मिरर के लिए बनाना हो अगर u और v का, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखो। An object is 30 centimeter from a spherical mirror. An object is 30 centimeter from spherical mirror along principal axis.
and transverse magnification is half. The image produced is inverted. Find focal length of mirror. बात क्या बोला था? And Lateral transverse magnification is half. Image is inverted. Find focal length of the mirror. Find focal length of the mirror. देखो इसमें भी डायरेक्ट नहीं बताया बट बताया सब कुछ है. Image formed is inverted, मतलब real image या virtual image? real Real image. अब मैग्निफिकेशन होती है रियल इमेज हो तो -v by -u, उसकी वैल्यू दी है हाफ. तो अगर u 30 है तो v कितना? v by u की वैल्यू हाफ है, u 30 है तो v विल बी 15. u भी पता है, v भी पता है, f बताना. सिंपल मिरर फॉर्मूला क्वेश्चन है बट थोड़ा डिसगाइज डाटा होता है हमेशा ऑप्टिक्स में. सो यू कैन राइट as the image formed is inverted, therefore it is real. And m is equals to -v by -u. So u अगर -30 है तो v will be -15, implies if u is equals to -30, v is equals to -15. तो फोकल लेंथ निकाल दो कितनी आई. minus minus है 10 क्या आई? f is equal to minus -10. f is equals to -10. ठीक है. समझ में आया क्वेश्चन सबका? हो गया, -10 आ गया सबका आंसर. yes Yes, sir. सो रिफ्लेक्शन की एक असाइनमेंट ऐड कर दूंगा आज मैं. 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे. प्लस माइनस की चिंता ना करना बिकॉज आंसर जो उसमें दिए होंगे वो मे बी किसी बुक के आंसर होंगे तो उसकी अपनी साइन कन्वेंशन हो सकती है. मैग्नीट्यूड सबका सेम आ जाना चाहिए. तो इसलिए आंसर की ज्यादा टेंशन ना लेना कहीं u की वैल्यू पॉजिटिव निकाली है या v की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है आंसर में नेगेटिव दिया है, बिकॉज वो किसी बुक से ही कॉपीड आंसर होते हैं. बट उसको सॉल्व करके देखना कि मैग्नीट्यूड सारे ठीक आ रहे हैं या नहीं. और इसी पे होगी स्फेरिकल मिरर्स पे बेस्ड, कन्वेक्स और कनकेव. और हमेशा याद रखना कनकेव की फोकल लेंथ जब लेनी है हमेशा नेगेटिव और कन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव.